चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल पार्ट फर्स्ट था और कल पार्ट सेकंड आ जाएगा। तो कल जो चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आज कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जो मतलब अब हर किसी की जर्नी में मतलब कोई भी ग्रुप सी की तैयारी करे या कोई भी मेंस की करे, प्री की करे, तो वहाँ पे उसको फोकस करना ही पड़ता है। सबसे पहला मैंने जैसा आपसे बोला था, आज कंप्यूटर हम लोग टारगेट करेंगे, है ना, कंप्यूटर को टारगेट करेंगे। इसके लिए देखिएगा, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने रिसर्च किया, ठीक है। जैसे सपोज करो आप 100 नंबर के क्वेश्चन दे रहे हो, ठीक है, 100 नंबर का दिया, इसको बड़ा सीरियसली तरीके से सोचना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है, हमने 1 से लेके 12 तक क्लास तक जो है कंप्यूटर पढ़ी नहीं होती है, तो कंप्यूटर से कई बार हमें डर लगता है ना, ये चीज़ तो पता ही है। अब सडनली हम लोग जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि उत्तराखंड के मस्ट मतलब मोस्ट कोचिंग सेंटरों में क्या होता है कि कंप्यूटर नहीं पढ़ाई जाती है ना। ऐसे में कंप्यूटर सब्जेक्ट हमें खुद ही जो है तैयार करना पड़ता है। अब जब खुद तैयार करना होता है तो मुद्दा सामने आता है कि भाई खुद तैयार करने में कौन से टॉपिक सेलेक्ट किए जाए, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जो सिलेक्शन और कंप्यूटर में आपके जो नंबर कम आ रहे हैं और आपके बीच में। तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उन पे खासा फोकस करें, है ना। उसके अलावा देखिएगा, एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ, परीक्षा मंथन कंप्यूटर की, ये बेस्ट है ना, बहुत ही अच्छी बुक है। और संस्करण देखिएगा, इसमें लिखा है नया संस्करण 2023 का लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आईएएस से लेके पीसीएस से लेके हर जगह जो है काम आएगी, क्योंकि अभी पीसीएस में डाटा प्रोसेस को लेके क्वेश्चन आया था मेंस में, तो यहीं से कवर हुआ था मेरा, ठीक है। तो देखिएगा, कंप्यूटर का जो है कुछ सेलेक्ट पॉइंट है, आप इनको जो है अपनी कॉपी और किताब में लिखते तो रहिएगा एक बार, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा, कंप्यूटर का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बहुत ही नॉर्मल होता है ना। आपको भी पता है कंप्यूटर कैसे बना, क्या है, क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता है। इसके बाद देखिएगा, कंप्यूटर पहले जब बना तो उसको किस नाम से जाना जाता था, कैसे कैसे बना, कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये सब चीज़ें थ्योरी प्रोसेस पढ़ते रहिएगा। उसके बाद कंप्यूटर के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर। उसके बाद डाटा देखिएगा, हालांकि आगे की बात है लेकिन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा के बारे में भी आपको जो है बढ़िया तरीके से करना है। डाटा प्रोसेसिंग है ना, डाटा के बाद डाटा प्रोसेस क्या करता है, उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कंप्यूटर परिचय में और होता है कि जैसे कंप्यूटर का उद्गम प्रथम पीढ़ी में क्या था, दूसरी पीढ़ी में क्या था, तीसरी, चौथी, एक बार शेड्यूल बना लीजिएगा, बस रिवीजन करते रहिएगा, आपका कंप्यूटर वेल इन गुड स्थिति में हो जाएगा, है ना। इसके बाद कंप्यूटर की कार्य पद्धति, यानी कि कंप्यूटर किस प्रोसेस पे काम करता है, क्या करता है, ठीक है। इन पे दो चीज़ें, दो डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इनपुट डिवाइस, एक है आउटपुट डिवाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको आप एक कर सकते हो कि फ्लो चार्ट के तहत बना लो। मैं पहले बता रहा हूँ, जब खुद के नोट्स डेवलप करोगे तो इनपुट का कैसे बनाओ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो ये मैंने इनपुट डिवाइस बना लिया, ठीक है। इसको इनपुट डिवाइस में जो जो चीज़ें आती है उसको ऐसे बॉक्स करके भी लिख सकते हो, है ना। ऐसे देखिएगा, ऐसे बॉक्स करके भी लिख सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको सेल्फ नोट डेवलप करना है। आउटपुट डिवाइस हो गई, है ना, कंट्रोल हो गया। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखना, जो सिलेक्शन आपको दिलवाएगी, ठीक है। कॉमन चीज़ें तो हर कोई पढ़ाता है, हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जहाँ से सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि भाई मैं भी प्री की, अभी इस साल प्री के जो आने वाले हैं और मेंस के जो आने वाले हैं, मैं भी वही चीज़ें पे टारगेट कर रहा हूँ जो टफेस्ट है। मुझे भी लग रहा है कि इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, नंबर लाना है हर एग्ज़ाम में। तो इसके बाद देखिएगा, इसमें रैम आती है, रोम आती है, लिख के रहिएगा, ठीक है। ये रैम प्राथमिक होती है, द्वितीय होती है, ठीक है। रोम प्राथमिक होती है, द्वितीय होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। स्थाई और अस्थाई कौन सी होती है, मदरबोर्ड हो गया, सेंटर प्रोसेस यूनिट के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। बार कोड रीडर हो गया। इसके बाद प्राथमिक मेमोरी मैंने आपको बता दी है, द्वितीय मेमोरी, सहायक मेमोरी इसे बोला जाता है, ये सब चीज़ें याद रख लीजिएगा। पेन ड्राइव हो गया, बाइनरी सिस्टम भी कर लीजिएगा, ठीक है, बाइनरी सिस्टम। इसके अलावा कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ठीक है। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर में भी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें जैसे कोबॉल हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इन चीज़ों को। इसके अलावा असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इन चीज़ों को कवर कर दीजिएगा, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ।
वीडियो को पॉज करते हुए या जैसे भी लिखना है लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेटवर्किंग में आते हो तो यहाँ पे इंटरनेट होगा, नेटवर्किंग होगा और ब्राउज़र होगा। इंटरनेट तो आपको आज पता है कि वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट में जो जो चीज़ें आती है वो सब चीज़ें याद रखिएगा। भारत में कब हुआ इंटरनेट, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेटवर्किंग क्या देता है, ब्राउज़र। इंटरनेट के प्रकार होते हैं लोकल, वाइल्ड, वो वाले कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप कंप्यूटर पे कर लीजिएगा, है ना। और कंप्यूटर के पे इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें करनी है मैं आपको सीधी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, है ना, ये चीज़ें कर लीजिएगा। जैसे सीडी रोम हो गया, ठीक है। कैश में मेमोरी हो गई, ठीक है। और ज़्यादा तो क्या करना है, इतना चीज़ें कर लीजिएगा, है ना। मतलब बेसिक तो तैयार कर लीजिएगा, बेसिक है, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। उसके बाद एडवांस लेवल पे आप लोग जा सकते हैं। मतलब बेसिक जो कंप्यूटर से डर रहे हैं, इन चीज़ों को तैयार कर लो, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी होती है वैसे ही कंप्यूटर का ये एनसीईआरटी का डाटा मैंने आपको बता दिया है। इन चीज़ों को याद कर ले, ठीक है। तो इन चीज़ों को ना छोड़ो। उसके बाद देखिएगा एक सब्जेक्ट और है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कल मैं वो बताना भूल गया। इन्वायरमेंट, पर्यावरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो पर्यावरण इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं पर्यावरण की वजह से डिसबैलेंस होने के बहुत ज़्यादा आसार है। क्योंकि अंटार्कटिक और आर्कटिक में लगातार बर्फ का पिघलना एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो द्वीपीय देश हैं उन पे खतरा है। और द्वीपीय देश लगातार, याद रखिएगा, यूएनओ पे मुद्दा उठा रहे कि भैया ग्लोबल वार्मिंग पे जो है, और जो आपका आर्कटिक अंटार्कटिक पे जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं कॉप सम्मेलन होते हैं, यूएनओ सम्मेलन होते हैं, या विश्व पटल के जैसे G20 अभी भारत में चल रहा है, इनके माध्यम से कम करना। तो इन्वायरमेंट पे मैं कुछ इशू बता रहा हूँ जो आपको याद होने ही होने चाहिए। इन्वायरमेंट को भी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, इन्वायरमेंट तो ठीक है। इन्वायरमेंट में पर्यावरण में जैवमंडल हो गया, बायोम हो गया, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, यही इन्वायरमेंट की रीढ़ की हड्डी है, मान के चलेगा। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इको और इकोसिस्टम जो है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है पर्यावरण के रीढ़ की हड्डी है, इनको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में अगर डेप्थ में किताब पढ़नी है तो इसमें आएगा उष्ण कटिबंधित वन, ठीक है। मैग्रोव वन, अभी क्वेश्चन पूछा था। उष्ण कटिबंधित पर्णपाती वन, मुझे पता है ये आपके सिलेबस से, टॉपिक से गायब रहते हैं। ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इनको कर लीजिएगा कि इनको करना ही करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पर्यावरण में, हाँ एक और चीज़ मैं आपको इसमें पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र में और आ जाएगा ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। पोषण स्तर, खाद्य स्तर और ऊर्जा प्रभाव, इसमें क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस वाले लेसन में आपको उत्पादक, उपभोक्ता, ये वाली चीजें मिलेंगी। उत्पादक कौन होता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से उत्पादक कौन है। उत्पादक वो होगा जो चीजों को क्या करता है, दूसरों को देता है। जैसे घास है, ठीक है, वो नेचुरल तरीके से जो चीजें होती है तो वो उत्पादक होते हैं, ठीक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता, एक सर्कल चैन चलता है। यहाँ पे आपको सीखना है बढ़िया से। यहाँ पे ऊर्जा स्रोत पिरामिड बना होगा, है ना, उसमें देखना होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत किस तरीके से चलता है, ठीक है। ये सब चीजें करनी है, बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी कुछ मैंने आपसे कह रखा, कोर्स जैसे ही होता है, तो इन चीजों पे खासा ध्यान दो। जो बच्चा सीरियस है, जो आरओ के लिए भी कर रहे हैं, पीसीएस के लिए भी कर रहे हो बच्चों, है ना, आगामी, और एनटी के लिए भी, सब चीज लेके चल रहे हो तो जीएस का ये A to Z लेके चले, ठीक है। जो कल बताया था, आज बताया था। पोषण स्तर हो गया, खाद्य श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा प्रभाव, कैसे ऊर्जा प्रभाव होता है उनमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा वायु प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, इसके अलावा रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ये भी नया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मृदा प्रदूषण, ठीक है। तो यहाँ पे इनको रोकने के उपाय और इनके प्रकार, और कब कब वायु प्रदूषण जो निवारण एक्ट है वो लागू हुआ भारत में, ठीक है। जल प्रदूषण निवारक एक्ट कब लागू हुआ, इनको भी साथ साथ नेट में सर्च करते रहें जब आप इन चीजों को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण को लेके भारत में कौन कौन से पर्सनैलिटी जो है एक्टिव है, इसमें कुछ फेमस नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे मेधा पाटेकर है, नर्मदा जो वहाँ पे चल रहा था, नर्मदा बचाओ वाला, वहाँ पे एक्टिव थी। अरुंधति रॉय आपको पता है, ठीक है। डॉक्टर वंदना शिवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक भी लिख लीजिएगा। बाबा आमटे, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड के ज़्यादा फेमस है इसमें, और गौरा देवी, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण से लेके भारत में 5 7 8 पर्सनालिटी है, बहुत फेमस है, इनको याद कर लीजिएगा।
इसके अलावा एक और व्यक्ति है सलीम अली, इनके राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा जैव विविधता एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता आपको बताया है ना, तो जैव विविधता का क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ध्रुव जो 0 डिग्री होता है जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, भूमध्य सागर से पोलों की ओर यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पे जैव विविधता कम होती है, और पोलों से यानी कि ध्रुवों से, याद रखिएगा इस पॉइंट को, भूमध्य सागर मतलब जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, यहाँ पे आने पे जैव विविधता बढ़ती है। तो इस पे कुछ मैंने चिन्हित कर रखे हैं जैव विविधता के भारत में सबसे बड़े स्रोत, जैसे शांत घाटी आपने देख रखी होगी केरल में, और जो वेस्टर्न घाट के कुछ पॉइंट है, वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा भारत की जैव विविधता वाले स्पॉट है, तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत में पूर्वी घाट भी जैव विविधता, हिमालय, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। हॉट स्पॉट हो गया, ठीक है। रेड डाटा बुक होगी, IUCN हो गया, वन्यजीव संरक्षण एक्ट हो गया। इन चीज़ों को करते रहे, मैं बताते रह रहा हूँ आपको, है ना। जैव विविधता संरक्षण, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए, इनको लेके चलें। विश्व धरोहर स्थल, इनको लेके चले। यूनेस्को इनको जो है संरक्षित करता है, यूनेस्को के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल वर्तमान में कौन बना, यही करंट अप टू डेट रहना आपको, ठीक है। इसके बाद अलावा प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, गंगा डॉल्फिन जो 2009 में बनाई थी, ठीक है, इसको लेके आपको टॉपिक याद करना है। गिद्ध संरक्षण एक्ट 1974 का था। समुद्री कछुए प्रोजेक्ट, जो रिडले कछुए आपने सुने होंगे कि उड़ीसा के तट पे है, ये सब चीज़ें करनी है। जैव विविधता एक्ट पढ़ना है आपको जो 2002 का है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कुछ सम्मेलन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कॉप सम्मेलन नहीं छोड़ना है, दूसरा G20 के सम्मेलन भी है, UNO के सम्मेलन हो गए, है ना। इसके अलावा इस पे कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कार्बन ट्रेडिंग हो गई, ठीक है, कार्बन टैक्स हो गया। जो क्योटो प्रोटोकॉल था वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था कि जो देश, ठीक है, ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करेगा और जो कम करेगा उससे वो जो है कार्बन ट्रेडिंग कर सकता है और अपने कार्बन ट्रेडिंग के पॉइंट कम कर सकता है। इसके अलावा संगठन और सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से, जैसे रियो के सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, रियो 1992 जिसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, बाली सम्मेलन 2000, कोपनहेगन सम्मेलन 2009, है ना, स्टॉकहोम सम्मेलन जहाँ से 5 जून को एनवायरनमेंट निकल के आया था। पेरिस सम्मेलन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्या कहते हैं 2015 में निकल के आया था, ठीक है। इसके अलावा हरित GNP और हरित लेखांकन, ये याद रखिएगा, ये पर्यावरण से नई चीज़ें निकल के आती है, इन चीज़ों को कर लीजिएगा। इसके अलावा ओजोन संरक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओजोन को लेके, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हरित गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ाती है। आपको चिन्हित करना है ऐसी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। सतत विकास पे आपको काम करना है ना, सतत विकास को लेके। अम्ल वर्षा का कॉन्सेप्ट इस पे है, इस पे कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 का है। भारतीय वन संरक्षण एक्ट 1980 का है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ठीक है। ये चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के, इसको देख लेना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भाई पूरे प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया है। कब बना है, क्या बना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, ठीक है, इन सब चीज़ को कर लेना। और देन फाइनल में जो इन्वायरमेंट को लेके बनता है वो बनता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या रिपोर्ट, क्या क्या डाटा देता है, ये सब। IUCN, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड डाटा बुक निकालता है। इसके अलावा साइट्स, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है आप देखते रहिएगा। समझ में आना, ये कंप्यूटर और पर्यावरण दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको किसी भी परीक्षा में आगे ले जा सकते हैं। अब मुद्दा यहाँ पे ये है, आप लोग सोचोगे कि सर आप हिंदी उत्तराखंड, कल मैंने बताया था GS, यार देखो एक चीज़ आपको बताया ना, हर कोचिंग सेंटर में जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे हिंदी, मैथ्स, UK, GS कॉमन से चलते हैं। बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे कम लेवल पे पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंट और कंप्यूटर जो है ये चलती है। तो जब भी आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो तो इन दो चीज़ों को छोड़ देते हो, तो यहीं से कहीं ना कहीं आपको फिर वीकनेस महसूस हो जाती है और आप
सिलेक्शन फाइनल मेरिट जाती है 65 और आप 60 से 62 के बीच में रहे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने पर्यावरण और कंप्यूटर पे अच्छा स्कोर किया। आप पर्यावरण पे और कंप्यूटर पे उन टॉपिकों को चिन्हित नहीं कर पाए जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना था। कंप्यूटर नेसेसरी बन चुका है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, ये एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो चुका है। आज कंप्यूटर ने ही, आपको पता होगा कि हर समस्याओं का विज्ञान में जो है समाधान किया है। ठीक है, कंप्यूटर नए नए आयाम जो है, मतलब एक प्रकार से कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा बन चुका है। इन्वायरमेंट देखिएगा वर्तमान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एक खतरा है और 21वीं शताब्दी का अंत होने का भी सबसे बड़ा कारण जो है इन्वायरमेंट बताया गया है। जहाँ पे भी आपको लगे इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट बैठक होती है, साइट्स की रिपोर्ट आती है ना। भारतीय एक, हाँ, भारतीय वन से संबंधित डाटा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा, कल मैंने आपको बताया था एक वेबसाइट मैं बताऊंगा, इस वेबसाइट पे अगर आपको कंटेंट मिल जाए तो ठीक है। www, फिर से एक बात बता रहा हूँ, www.ukpanchayat.org। वैसे मैं आज वो कर दूंगा, हैशटैग कर दूंगा वहाँ पे, इसको इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, जब आपने बेसिक पढ़ लिया हो, जब आपने बेसिक पढ़ लिया हो तो बेसिक के बाद जब आप एडवांस में जाते हैं, समझ में आना, जब बेसिक के बाद एडवांस में जाते हैं, तो बेसिक के बाद जब एडवांस में जाते हैं तो याद रखिएगा इसके साथ आप एडवांस में घटना चक्र, संबंधित बोर्ड की पिछले 10 सालों की बुकें, उससे एक आइडिया लग जाता है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है। अब ये चीज़ अलग है कि उत्तराखंड में आप देखते हो पिछले बार, अब आज ही आपने देखा होगा UKSSC ने 2 काम अच्छे किए हैं। एक तो कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है और आज एक कैलेंडर जारी किया है जिसके तहत जुलाई में आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम होना है वीडियो वीपीडीओ का। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि अभी तक आप लोग UKPSC की तैयारी कर रहे थे, अब सडनली आपको UKSSC में जाना है ना। कैसे करें, क्या करें? आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है, बस उत्तराखंड जो आपने पहले से कंटिन्यू करनी है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड को जैसे परीक्षा वाणी होगी, राजेंद्र बलौदी परीक्षा वाणी, विंसर हो गया, है ना, और कुछ भी एक्स्ट्रा हल्का फुल्का पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि पिछले पिछले मतलब आप कह सकते हो कि 2022 लास्ट मतलब 2022 जब से वीडियो वीपीडीओ लीक हुआ है, उससे पहले पिछले 3 से 4 सालों में उत्तराखंड में आपने देखा होगा हिंदी और उत्तराखंड का एक बहुत भयानक क्रेज लेके आए लोग। उत्तराखंड को इतने अंदर अंदर पढ़ाया गया, हिंदी को इतने अंदर अंदर पढ़ाया गया, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपका जीएस वाला जो है वो पार्ट मिस हो गया, है ना। तो जीएस वाला पार्ट मिस हो गया, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपको कवर करनी है किसी भी हाल में, याद रखिएगा। और साथ ही देखिएगा एक चीज़ और बताओ, क्वेश्चन को पहचानने का। ठीक है, क्वेश्चन को पहचानने का, जैसे क्वेश्चन पहचानने का आइडिया कैसे लगता है, ये किसी से भी पूछ लीजिएगा। कोई भी आईएएस किसी ने निकाला होगा, किसी ने पीसीएस निकाला होगा, किसी ने कुछ भी निकाला होगा, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन पहचानने का सबसे बेहतरीन जो आइडिया आता है वो कब आता है, जब संबंधित सिलेबस से पिछले 10 साल के आप पेपर देखते हो। एक दूसरा, जिस तरीके से कल मैंने यूथ कंपटीशन की बुक बताई थी, उसमें आपका यूपी समीक्षा अधिकारी के सारे पेपर थे, यूके पीसीएस और यूपी पीसीएस के मेंस के पेपर थे। वहां से एक हमें आइडिया गैस हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें रेडी करने हैं। तो जल्दी से जल्दी बेसिक कवर करके यहाँ पे आइएगा कि किस तरीके से क्वेश्चनों को पहचानना है, उन्हें एग्जीक्यूट करना और किस तरीके से अपना जो है एग्जाम निकालना है। ये जर्नी में याद रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जब भी पढ़ते हो मोबाइल का इंटरनेट बंद करते हुए बिल्कुल साइलेंट मोड पे पढ़ें। और सबसे पहली चीज़ है, बेसिक के साथ जो चीज़ें मैंने बताई है ये एडवांस हैं, और इन एडवांस चीज़ों को आप करते हैं तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके चयन होने के सबसे बड़े जो हैं चांसेस बन जाते हैं। तो 2 सब्जेक्ट मैंने आपको जो बताए हैं, इनके टॉपिक बताए हैं, इनको बिल्कुल कॉपी में लिख लें, आज से ही इन पे जो है तैयारी करना शुरू कर दें, है ना। बाकी आपको जल्दी ही कुछ अपडेट जो मिलेगा मुझे, मैं अपडेट करूंगा, है ना। बाकी मेंस को लेके, हाँ, कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी के लिए जो है कुछ बुक्स और कुछ किताबें बता दीजिएगा।
तो उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी की जो तैयारी कर रहा है, अभी से मैं आपको बता दूं एक चीज। पहला, निबंध लेखन जो है घर में करते रहें। निबंध लेखन के लिए कुछ सेक्टर्स हैं। निबंध लेखन के लिए कुछ सेक्टर है, देखिएगा। पहला, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। महिला सशक्तिकरण पे जो निबंध लिखोगे, उसके बाद लोकतंत्र हो गया, उसके बाद महिला सशक्तिकरण हो गया, लोकतंत्र हो गया, है ना। आर्थिक क्रियाकलाप हो गए, उत्तराखंड में आ सकता है क्वेश्चन। तो इनमें जब निबंध लिखोगे तो निबंध लिखने का सबसे बढ़िया जो तरीका मैंने देखा, या तो किसी कोड से कर सकते हो। कोड जब लिखोगे स्टार्टिंग में, तो उसी कोड के दायरे पे आपका पूरा का पूरा निबंध जो है वो आना चाहिए, उससे बाहर बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी निबंध लिखते हो तो डाटा बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा और बहुत सटीक डाटा आपके पास होना चाहिए। तीसरा, अपने निबंध को इफेक्टिव करने के लिए आप बहुत से अच्छे डायग्रामों का यूज कर सकते हो। तो आज से जब भी निबंध लिखोगे तो डायग्राम बनाना शुरू कर दो। डायग्राम से क्या हो जाता है कि आपकी चीजें और स्पष्ट नजर आनी शुरू हो जाती है किसको, एग्जामिनर को। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक हम लोग कॉलेज में क्या करते थे, मैं जैसे कोई भी टॉपिक आता था तो लिखते जाते थे हम लोग। बहुत कम चांसेस होते थे कि डायग्राम बनाते थे, जैसे हिस्ट्री में, किसी और चीज में। तो यहाँ पे निबंध और मेंस लिखने में डायग्राम का अच्छा खासा होता है। अगर आप सही तरीके से डायग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो वहां पे ज़्यादा नंबर आते हैं, क्योंकि डायग्राम को सही तरीके से एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि आपको एक बेहतरीन नॉलेज है। दूसरा, पत्र लेखन। समीक्षा अधिकारी में याद रखिएगा, ये पत्र लेखन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ठीक है। जो हिंदी का सिलेबस है, जो हिंदी का सिलेबस है, उस सिलेबस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है और पत्र लेखन को बहुत तरीके से करना है। अब समीक्षा अधिकारी का देखिएगा, जो 100 नंबर का जीएस का होता है, अब देखना है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। पिछली बार तो ऑप्शनल होता था मेंस में, उसके लिए बहुत अच्छी जीएस आपको चाहिए। बहुत अच्छी जीएस जो है, मैंने कल जो बताया था, आज जो बताया था, इसके अलावा कुछ बुकें बता दूं। हिस्ट्री पढ़नी है, स्पेक्ट्रम से पढ़ लेना, ठीक है। ज्योग्राफी महेश बंडवाल की पढ़ लो, बहुत अच्छी है। और जो आपकी राज्य व्यवस्था है वो एम लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, है ना। इकोनॉमी आप जो है याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी के लिए आप महेश बंडवाल की एनसीईआरटी वाली यूज कर सकते हो। मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी बुक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। करंट अफेयर के मुद्दे जो चल रहे हैं उत्तराखंड के रिलेट में और भारत के रिलेट में, सबसे इंपॉर्टेंट, उन पे पकड़ बनाइएगा और किस तरीके से उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरीके से बदलाव लाया है, तो उन चीज़ों को बढ़िया से पढ़िएगा और अपना मत जरूर लगेगा कि इन्होंने इस सेक्टर में इस तरीके से जो है क्या कर रखा है, अपना बदलाव कर रखा है। अपना ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना ओपिनियन उस टॉपिक को लेके ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टॉपिक के इतर हो या टॉपिक से बाहर हो। अपना ओपिनियन बिल्कुल सटीक और एक अच्छे उस पे होना चाहिए, है ना, लेखन शैली पे, विचार पे, फ्लो पे। बाकी मैंने आपको बताया, हिंदी पत्र लेखन के लिए आप ले सकते हो हरदेव भारी के राजकाल में पत्र लेखन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। और एक यूथ कंपटीशन की ले लेना, यूपी की जो आती है हिंदी पत्र लेखन के लिए। इस बार समीक्षा अधिकारी में यूपी के जितने भी समीक्षा अधिकारी जिनने भी निकाला है, उसमें मस्ट उन लोगों ने यूथ कंपटीशन की जो आती है उसके निबंध वाली जो है, सॉरी, पत्र लेखन वाली कर सकते हो। निबंध के लिए एक और बुक लिख सकते हो, ये बहुत अच्छी है जो मैं पढ़ रहा हूँ, सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध ऐसे, यूपीएससी में चयनित टॉपर्स द्वारा लिखे गए 101 निबंध। यह है निशांत जैन आईएएस, गंगा सिंह राजपुरोहित आईएएस करके, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है, याद रखिएगा। इसमें सारे जो ये पीछे दिख रहे हैं, ये सारे आईएएस कैडर हैं, ठीक है। इन्होंने अपने ओपिनियन दिया और बहुत अच्छी तरीके से निबंध को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको किसी भी टॉपिक को लिखना है और कैसे फ्लो उस पर करना है, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए मैं समय समय पे आपको देता रहूँगा, चलेगा। धन्यवाद।